दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में दांडी मार्च को पीएम मोदी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमृत महोत्सव का उद्घाटन भी किया। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर देश की आजादी के 75 सालों के जश्न की शुरुआत करे। जी आपको बता दें कि कार्यक्रम के लिए वे सुबह ही अहमदाबाद पहुंच गए और यहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने मार्च शुरू होने से पहले रखे गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। बताया गया है कि यह मार्च दक्षिण गुजरात के दांडी तक गांधी जी के ऐतिहासिक पदयात्रा को पुनः जीवंत करेगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा था कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निकाले जाने के 91 साल बाद 12 मार्च को 386 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 81 लोग भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए यात्रा निकाले हैं। जी आपको बता दें कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के 75 वर्ष अगले साल पूरे होंगे और उससे 75 सप्ताह पहले ही अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है, जो 2023 के स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह यात्रा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रमों का हिस्सा है। बताया गया है कि पीएम इस दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाने से पहले लोगों को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि वे आजादी के 100 साल पूरे होने तक अपनी सरकार के लक्ष्यों के बारे में भी बता सकते हैं और कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम विजय रूपाणी के अलावा अन्य नेता शामिल होंगे। और दोस्तों, अगली खबर ममता बनर्जी के हेल्थ को लेकर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि 48 घंटे बाद व्हील चेयर पर अस्पताल से निकली सीएम ममता बनर्जी। जी हां, आपको बता दें कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को शुक्रवार की देर शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ममता बनर्जी पैर में चोट लगने के बाद कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में इलाज करा रही थी। 48 घंटे इलाज के बाद डॉक्टर्स की टीम ने ममता बनर्जी को घर भेज दिया। ममता को अस्पताल से बाहर व्हील चेयर पर देखा गया। अस्पताल के बाहर निकलते ही सीएम को कार में बैठाया गया। इसके बाद ममता बनर्जी का काफिला कालीघाट आवास के लिए निकल गया। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी को डिस्चार्ज करने की जानकारी देते हुए एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि दिशा निर्देशों के बीच उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। सीएम ममता बनर्जी लगातार छुट्टी देने की मांग कर रही थी। उन्हें 7 दिन के बाद दोबारा चेकअप के लिए अस्पताल में बुलाया गया है। सीएम ममता बनर्जी के अस्पताल से निकलने के दौरान बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। G23 के नेताओं को नहीं मिली जगह। जी हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में इस महीने के अंत में पहले चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए सभी दलों ने कमर कस ली है और इस बार कांग्रेस लेफ्ट के साथ चुनावी मैदान में है। साथ ही टीएमसी और बीजेपी को हराने का दावा कर रही जल्द ही कांग्रेस ने टॉप नेता भी बंगाल चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। आपको बता दें जिसके लिए पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर दिए हैं। खास बात तो यह है कि इस लिस्ट में G23 ग्रुप के एक भी नेता का नाम नहीं है। यह ग्रुप लंबे वक्त से कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहा था। साथ ही संगठनात्मक चुनाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिख चुका है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में वही नेता शामिल हैं जिन्होंने बिहार चुनाव में मोर्चा संभाला था, जिसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम प्रमुख हैं। वहीं पार्टी ने राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी है और इस लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन पायलट का नाम भी शामिल है, जिन्होंने पहले पार्टी से नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब दा का पिछले साल निधन हो गया था। उनकी बंगाल में पकड़ मजबूत थी, जिस वजह से उनके बेटे अभिजीत बनर्जी को भी स्टार प्रचार पार्टी ने बनाया है।
और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कंगना रनौत का विवादित ट्वीट। बोली, महात्मा गांधी महान नेता थे लेकिन महान पति नहीं। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के एक ट्वीट ने अब सोशल मीडिया पर नए विवाद खड़ा कर दिया है। अजीबोगरीब बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत ने अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है। कंगना के मुताबिक स्कूल में बच्चों को जिनके आदर्शों पर चलना सीख दी जाती है वे महात्मा गांधी अच्छे पिता और पति नहीं थे। कंगना ने कहा कि वो एक महान नेता थे जो एक महान पति नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया माफ कर देती है जब बात एक आदमी की जाती है। महात्मा गांधी को निशाने पर लेने के बाद अब कंगना रनौत को अपने ट्वीट को लेकर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रोलर्स की सेना ने उन्हें अब निशाने पर ले लिया है। दरअसल मामले की शुरुआत इंग्लैंड के राजघराने से हुई। कंगना रनौत ने शुक्रवार को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और शाही परिवार में मचे घमासान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया। एक्ट्रेस ने राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के इंटरव्यू को लेकर उनका सपोर्ट किया। कंगना ने शाही परिवार की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा कि बीते कुछ दिनों से लोग एक परिवार की एक तरफा कहानी सुनकर खूब कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं। मैंने कभी वह इंटरव्यू नहीं देखा क्योंकि सास बहू और साजिश जैसी चीजें मुझे खुशी नहीं देती। दूसरे ट्वीट में कंगना ने लिखा कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में वह क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय एकमात्र महिला शासक बनी हुई है। संभवतः वह आदर्श पत्नी और बहन नहीं हो सकती, लेकिन एक महान रानी है। कंगना ने आगे कहा कि उन्होंने यानी रानी अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाया, किसी भी बेटे से बेहतर शाही मुकुट को बचाया। हम जीवन की रह भूमिका को परफेक्शन के साथ नहीं निभा सकते हैं, भले ही हम उसके लिए पर्याप्त हों। उन्होंने ताज को बचाया, उन्हें रानी की तरह ही रिटायर होने दो। इसके बाद एक यूजर्स को जवाब देते हुए कंगना रनौत ने महात्मा गांधी का भी जिक्र कर दिया और वो कहा कि वो बुरे पिता थे, उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को घर से निकाला। कंगना रनौत अपने ट्वीट में लिखती है कि महात्मा गांधी पर अपने ही बच्चों द्वारा बुरे माता पिता होने का आरोप लगाया गया था। उनमें से कई का उल्लेख है कि वे अपनी पत्नी को घर से शौचालय साफ करने से मना करने के लिए घर से बाहर निकाल देते थे। वे एक महान नेता थे जो एक महान पति नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया माफ कर रही है क्योंकि यहाँ एक आदमी की बात हो रही है। तो दोस्तों, कंगना द्वारा किए गए ट्वीट्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने के बाद 2 वरिष्ठ नागरिकों की मौत, जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन के सकारात्मक के साथ साथ कहीं कहीं नकारात्मक प्रभाव की भी खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला पश्चिम बंगाल से आया है, जहां कथित रूप से कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने के बाद 2 वरिष्ठ नागरिकों की मौत हो गई। और इस खबर के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिर दोनों व्यक्तियों की मौत कैसे हुई। टीका लगवाने के बाद हार्ट संबंधी दिक्कतें हुई और एक अधिकारी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तरी बंगाल के जिलों में 8 मार्च और 9 मार्च कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दिए जाने के बाद 2 वरिष्ठ नागरिकों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि वैक्सीन की डोज दिए जाने के बाद उन दोनों व्यक्तियों को हार्ट संबंधी दिक्कत हुई थी, जिसके बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि फिर डराने लगा कोरोना, कहीं लॉकडाउन, कहीं पूरा का पूरा इलाका सील और इन राज्यों में बढ़ते मामले ने दी है टेंशन। जी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर पाबंदियों की वापसी करा दी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर के साथ परभनी जिले में भी लॉकडाउन लगाया गया है। और यही नहीं, पुणे जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए 31 मार्च तक स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 15,817 नए केस मिले हैं, जबकि 56 लोगों की इससे जाने गई हैं और पंजाब के कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। पुणे जिला प्रशासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक 31 मार्च तक स्कूलों कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दिया गया और यही नहीं, होटल रेस्टोरेंट को भी देर तक नहीं खोलने का निर्देश दिया गया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया कि नागपुर के बाद अब परभनी जिले में भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। पिछले महीने अमरावती जिले में भी लॉकडाउन लगाया गया है।
है और एजेंसियों से देर रात मिले आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में शुक्रवार को 15,817 नए केस मिले और 56 लोगों की जान गई। इससे पहले 15,000 से ज्यादा मामले पिछले साल 2 अक्टूबर को मिले थे। राज्य में अब तक के 22.82 लाख संक्रमित मिल चुके हैं और 52,723 लोगों की इससे जान भी जा चुकी है। ठाणे जिले में एक दिन में कोरोना के 937 नए मामले सामने आए, जबकि 6 लोगों की इससे जाने गई। वहीं पुणे में 2,840 नए मामले सामने आए, जबकि 15 मरीजों की इससे मौत हो गई। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश रामपुर में निकली सपा मुखिया अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा। कहा भाजपा से लेंगे आजम पर हुए जुल्मों का हिसाब। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आजम खां के समर्थन में साइकिल चलाते हुए गली मोहल्ले से गुजरे। जौहर यूनिवर्सिटी से चले इस यात्रा के दौरान आजम खां की पत्नी और शहर विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा समेत सपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। साइकिल यात्रा का आगाज करने से पहले अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए अखिलेश ने भाजपा को निशाने पर लिया। कहा कि अब तो मुख्यमंत्रियों तक पर हमले हो रहे हैं और भाजपा अब आम जनता पर हमला करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर कहा कि उसमें फैसला हो जाएगा कि जनता किसे चाहती है। सपा मुखिया ने ट्विटर पर इस यात्रा की तस्वीरें पोस्ट की हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि अखिलेश यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ रामपुर की गलियों से गुजर रहे हैं और उन पर फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट कर अखिलेश यादव ने 2022 में होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव पर लिखा कि चली रामपुर में सपा की साइकिल, जनता बोली 22 में बाइसिकल। इस तरह से अखिलेश यादव ने रामपुर से साइकिल यात्रा निकालकर विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच पहुंचने की अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत भी कर दी है। और दोस्तों, अगली खबर बता दें कि कंगना रनौत और उनकी बहन की फिर बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट के आदेश पर एक और एफआईआर दर्ज। जी हम बात करें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की नई फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दिद्दा कॉपीराइट विवादों में फंस गई है। कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र की खार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ये केस आशीष कौल ने दायर किया था, जो कि दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर किताब के लेखक हैं। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कंगना रनौत, रंगोली चंदेल समेत 4 लोगों के खिलाफ विश्वासघात करने, धोखाधड़ी करने और कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कंगना और रंगोली के अलावा जिन 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनमें कमल कुमार जैन और अक्षय रानावत के नाम शामिल हैं। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि बॉलीवुड पर टूटा कोरोना का कहर। मनोज बाजपेयी के बाद अब आशीष विद्यार्थी हुए कोरोना संक्रमित। जी आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है और कुछ दिनों पहले एक्टर रणवीर कपूर के कोरोना ग्रस्त होने की खबर आई। आपको बता दें कि कल अभिनेता मनोज बाजपेयी कोरोना संक्रमित हुए और अब खबरें आ रही हैं कि अदाकार आशीष विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक्टर आशीष विद्यार्थी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। आशीष विद्यार्थी ने बताया कि वह दिल्ली के अस्पताल में अपना टेस्ट करवाया था, जिसमें वे कोरोना संक्रमित निकले। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने क्लिप को कैप्शन दिया था। कहा, मैं इसे पॉजिटिव नहीं चाहता था, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। जो कोई भी मेरे संपर्क में आए हैं कृपया अपनी कोरोना जांच करवा ले। अब तक के रूप में लक्षण मुक्त, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। आपकी इच्छाएं और प्यार अमूल है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें जो कि जोमेटो डिलीवरी बॉय के लेकर है। जी आपको बता दें कि कहानी में ट्विस्ट। जोमेटो डिलीवरी बॉय नहीं, अब मुक्का खाने वाली लड़की लग रही है गलत। जाने क्या है पूरा माजरा। जी आपको बता दें कि जोमेटो डिलीवरी बॉय के द्वारा एक मॉडल और मेकअप कलाकार पर कथित रूप से हमले की खबर डिलीवरी बॉय ने द न्यूज मिनट से मामले को लेकर खुलकर बात कही है। महिला ने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन चुना था और कहा कि उनसे मैं पेमेंट करने के लिए कहा।
कहा। ऑनलाइन खाना डिलीवरी आपूर्ति करने वाली कंपनी जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु की एक मॉडल और मेकअप कलाकार पर कथित रूप से हमले की खबर पिछले दिनों आई। मामले में जोमेटो डिलीवरी बॉय का पक्ष भी सामने आया है। डिलीवरी बॉय ने द न्यूज मिनट से मामले को लेकर खुलकर बात कही। उसने कहा कि मैं उस दिन उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा और उनका ऑर्डर सर्व किया। आगे उसने कहा कि महिला ने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन चुना था और मैं उनसे पेमेंट करने को कहा। ट्रैफिक और खराब सड़कों के कारण डिलीवरी में हुई देरी के लिए मैंने उनसे माफी मांगी, लेकिन उनका व्यवहार बहुत खराब था। उन्होंने मुझसे पूछा कि खाना लाने में देर आखिर क्यों हुई। आपको बता दें कि ऑर्डर करने के 45 से 50 मिनट के भीतर खाना डिलीवरी करना होता है। डिलीवरी बॉय ने बात करते हुए कहा कि मैं इस काम को 2 साल से अधिक समय से कर रहा हूं और ये पहली बार है जब मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। उसने कहा कि कस्टमर खाना लिया और ऑर्डर के पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह जोमेटो चैट सपोर्ट के साथ बात कर रही थी। मैंने उनसे पेमेंट को कहा तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और गुलाम कहा। वह इतने में नहीं रुकी, महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा कि जोमेटो सपोर्ट ने मुझे बताया कि कस्टमर के रिक्वेस्ट पर ऑर्डर कैंसिल करने का काम किया गया है। इसके बाद मैंने उनसे खाना लौटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने बिना खाना लिए लौटने का फैसला किया और लिफ्ट की ओर जाने लगा। इसी बीच उन्होंने हिंदी में मुझे अपशब्द कहे और मुझे चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। महिला के प्रहार से बचने के लिए मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल किया। वे मेरे हाथ हटाने का प्रयास करने लगी तो गलती से उनका हाथ उनकी नाक पर लग गया। उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी से चोट लगने के कारण उन्हें खून निकलने लगा। आपको बता दें, डिलीवरी बॉय ने कहा कि जो कोई भी उनका चेहरा देखेगा उसकी समझ में यही आएगा कि ये एक पंच से नहीं हुआ है। मैं कोई रिंग भी नहीं पहनता और इंस्टाग्राम वीडियो में हितेश रिंग पहने दिख रही है। यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। हितेश चंद्रानी ने ट्विटर पर घटना के बारे में बताया और नगर निगम और नगर पुलिस को ट्वीट टैग किया। पुलिस ने उनसे इलाके का ब्यौरा देने को कहा ताकि उनकी मदद की जा सके। मॉडल ने कहा कि मंगलवार को खाने का ऑर्डर दिया था जो देरी से आया तो उन्होंने जोमेटो के ग्राहक सेवा अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई और कहा कि वे खाना निःशुल्क दें या खाने का ऑर्डर रद्द करें। चंद्रानी ने सेल्फी वीडियो पोस्ट की है जिनमें वह रो रही हैं और उनकी नाक में से खून निकल रहा है। ये वीडियो कुछ टीवी चैनलों पर भी प्रसारित की है। इस वीडियो में वे कह रही हैं कि मेरा जोमेटो के खाने के ऑर्डर को देर हो रही थी और मैं ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कर रही थी। इस बीच डिलीवरी कर्मी ने ये किया है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम में भी गिरावट। जानिए क्या रह गई हैं कीमतें। जी आपको बता दें कि शुक्रवार को सोना चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 291 रुपए घटकर 44,059 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के बाद देश में सोने की कीमतें कम हो गई। पिछले कारोबार में ये 44,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आपको बता दें आज चांदी भी 1,096 रुपए सस्ती होकर 65,958 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गई हैं और पिछले कारोबार में ये 67,054 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। और रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 72 पैसे की बढ़त के साथ 72.71 पर खुला है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि होली से पहले मौसम ने बदला मिजाज। देश के इन इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट। जी आपको बता दें कि होली से पहले उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई और सर्दी का एहसास हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ अगले 2 घंटे में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।